हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों या फिर डियर फ्रेंड्स क्लास 10 के स्टूडेंट हों या फिर कुछ नहीं, आप साधारण पर्सन भी हैं, तो भी डियर फ्रेंड्स आपको एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 10 तक का सिलेबस डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है जो सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है एक बेहतरीन लाइफ के लिए। इसीलिए डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं क्लास 10 तक कोई सब्जेक्टों का डिवाइडेशन नहीं होता है, सभी को एक से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इतना जानकारी होना क्लास 10 तक की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ की गुजारने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वैश्वीकरण और भारतीय। देखिए फ्रेंड्स, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, आखिर ये वैश्वीकरण होता क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसने किस प्रकार भूमिका निभाई है, क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का सिंपल सा अर्थ निकल के आता है, देखिए, विश्व का एकीकरण होना। तो विभिन्न देशों का अंतः संबंध होना, एकीकृत होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और ये काम कौन कर रहा है एकीकृत करने का? व्यापार, वरना आप भले और हम भले वाली कहानी यहाँ पे भी चलती है ना। क्या करना हमें दूसरे देश से। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस वैश्वीकरण के तहत जब से हमारा भारत जुड़ा है 1991 से, तब से हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, आज हम मार्केट जाते हैं इंडिया के तो वहाँ पे हमें विविध प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम देखते हैं कभी हमें इंडिया की कहीं चाइना की चीज़ मिलती है तो कहीं अमेरिका की चीज़ हमारे इंडिया में पॉसिबल हो पाती है। अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई प्रौद्योगिकी को हम इंडिया में यूज कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं इस वैश्वीकरण के तहत। है तो पहले से क्यों नहीं हमारा भारत जुड़ा था, 1991 में ही क्यों जुड़ा है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। इसमें आने वाली चुनौतियाँ, इसमें लाभ, सब कुछ देखेंगे। चलिए फ्रेंड चलते हैं वैश्वीकरण और भारतीय विश्लेषण के बारे में फुल डिटेल से बात करते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं, यही लिखा है, आज विश्व में उपभोक्ता के रूप में डियर फ्रेंड्स, ग्राहक के रूप में हमसे कुछ के सामने डियर फ्रेंड्स वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प सामने आ गए हैं। हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास विकल्प आ गए हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा जो अच्छे जो निर्माण करता है डियर फ्रेंड्स, उनके द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न मॉडल, नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हो पाते हैं इस वैश्वीकरण के कारण। हमारे भारत की सड़कों पर डियर फ्रेंड्स गाड़ियों के नए नए मॉडल देखे जा सकते हैं। आज हम देखते हैं, वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट की कारें दिखाई देती थीं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्षस्थ कंपनियों द्वारा निर्मित कारें हम खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि हुई है। देखिए, हम कमीज से लेकर टेलीविज़न, प्रसंस्कृत फलों के रस तक डियर फ्रेंड्स हम प्राप्त कर पाते हैं। इनमें भी बहुत सारे विकल्प हमारे सामने खुल के आ जाते हैं। हम किसी भी देश की चीज़ें खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि अब हमें यही खरीदना होगा, वो अच्छी हो या ख़राब। देखिए, हमारे बाज़ार में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीनतम परिघटना है। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो वस्तुओं के बहुत ज़्यादा विकल्प खुल के आए हैं, ये हमारे लिए बहुत नई घटना है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। 2 दशक पहले आपको भारत के बाज़ार में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ वर्षों से ही हमारा बाज़ार डियर फ्रेंड्स पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, जब से हमारा भारत वैश्वीकरण से जुड़ा है, 1992 में जुड़ा है। देखिए, हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तन को ला रहे हैं, क्या ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। इस अध्याय में इन सभी प्रश्नों के बारे में विचार करें। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय का सिंपल सा अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश में उत्पादन करना। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमा के अंदर ही सीमित था। पहले हम देखते थे नहीं, जब से हमारा भारत वैश्वीकरण से जुड़ा है तब से हम डियर फ्रेंड्स एक देश से दूसरे देश में उत्पादन कर सकते हैं, जहाँ पे वहाँ की परिस्थिति लागत कम लगती है, वहाँ पे देख करके, है ना। लेकिन जो 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये उत्पादन ओनली देश के अंदर ही करना पड़ता था। और जो देश की सीमा को लांघने वाली जो वस्तुएं थी, ओनली केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, तैयार उत्पाद ही थे जो कि डियर फ्रेंड्स एक देश से दूसरे देश जाते थे। भारत जैसे उपनिवेशवाद से भी कच्चा माल और खाद्य पदार्थ डियर फ्रेंड्स निर्यात होते। जब हमारा भारत उपनिवेशवाद में बंधा हुआ था इंग्लैंड के, तब हम देखते थे कि वहाँ पे जो निर्यात होने वाली चीज़ें थीं, जो बेची जाने वाली, ओनली कच्चा माल था, खाद्य पदार्थ थे और निर्यात
होते थे। बाकी जो तैयार माल है वो आयात किया जाता था। इंग्लैंड क्या करता था डियर फ्रेंड्स, अंग्रेज लोग, कि वो लोग कच्चा माल यहाँ से ले जा रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ से ले जाकर वहाँ फैक्ट्रियों कंपनियाँ होती थी, वहाँ से आसानी से सस्ता होता था, बनवा लेते थे, क्योंकि मशीनों के द्वारा 10 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता है ना। तो वहाँ से बना के और यहीं पे आकर के फिर बेचते थे। यहाँ से ले गए चीज़ें और वहाँ से बनवाए और यहाँ पे बेचे। और यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अब जो जो लघु उद्योग वाले हाथ से बनाने वाले लोग होते थे, इनके पास तो मशीन होती नहीं थी, तो डियर फ्रेंड्स इनका श्रम ज़्यादा लगता था, तो ये चीज़ें तो महंगी बेचेंगे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, श्रम लगा है, और वो लोग सस्ती बेचेंगे, तो वहाँ की चीज़ें बिकती थी और यहाँ पे कुछ नहीं। इसीलिए गांधी जी ने बहिष्कृत नामक आंदोलन चलाया था, वहाँ की चीज़ों का बहिष्करण किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स यह होता था। देखिए, व्यापार वो लोग आयात करते थे। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। वो है बड़ी कंपनियां, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, व्यापार ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि बहुत सारे देशों को जोड़ने का काम करता है, वरना आप अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, है ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां के हम देखते हैं वो एक देश से दूसरे देश में क्या करती हैं, अपना अपना व्यापार, मतलब कि कंपनियां खोलती हैं, अपनी अपनी फैक्ट्रियां खोलती हैं, जो कि डियर फ्रेंड्स एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करता है। हम लोग जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में बने हुए हैं। कंपनियां कहते हैं कि परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी डियर फ्रेंड्स वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जो एक देश से दूसरे देश, एक से अधिक देशों में उत्पादन, नियंत्रण और उन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम मिले, अन्य संसाधन आसानी से मिल सकें, लागत कम लगे। उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए डियर फ्रेंड्स वो लोग क्या करती हैं, वो एक देश से दूसरे देश में अपना उत्पादन करवाती हैं। देखिए, ऐसा ही एक उदाहरण देखते हैं अपन। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कैसा उत्पादन का विस्तार किया, कैसे उत्पादन किया, चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पाद की डिजाइन तैयार करवाई। तो डियर फ्रेंड्स, एक औद्योगिक कंपनी ने कहाँ डिजाइन तैयार करवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके पुर्जे डियर फ्रेंड्स उसने चीन से विनिर्मित करवाए। उसने पुर्जे कहाँ बनवाए, चीन में। फिर उन्हें जहाज से लाद करके मैक्सिको पूर्वी यूरोप में लाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में फिर बेचा जाता है। इस बीच कंपनी के ग्राहक सेवा का भारत में स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसने उत्पादन कैसे किया, देखिए, ये कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की थी, ठीक है ना। उसने डियर फ्रेंड्स डिज़ाइन कहाँ तैयार करवाया, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे जो इंजीनियर वगैरह हैं, जो माइंड लगाने वाले, वहाँ पे कि ऐसी डिज़ाइन बनना चाहिए, ऐसा शेप होना चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स उसको लगा कि नहीं, हमें सस्ता श्रम कहाँ मिलेगा, तो उन्हें लगा कि चाइना में ठीक है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो उन्होंने पुर्जे बनवाने का काम कहाँ किया, चीन में किया, क्योंकि उन्हें सस्ता मिल रहा था। इसके बाद वो पूर्वी और जुड़वाने का काम, जोड़ने का अच्छा काम कौन करता है, उसने देखा, तो वहाँ पे मैक्सिको यूरोप, पूर्वी यूरोप में, तो वहाँ ले गए था ना, वहाँ पे जुड़वाया उन्होंने। और कॉल सेंटर स्थापित कहाँ किया, कि सबके लिए प्रचार प्रसार करने वाला काम जो था डियर फ्रेंड्स, वो इंडिया में करवाया, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बेंगलुरु में, कर्नाटक में कॉल सेंटर स्थापित है इसका, तो वहाँ पे करवाया, जिससे डियर फ्रेंड्स वो लोग अच्छे से बातचीत कर पाते हैं और एक देश से दूसरे देश में इनका कांटेक्ट भी हो गया। अब चीज़ें भी बेचेंगी कि पुर्जे यहाँ के हैं, तो चाइना में भी उनका व्यापार चलेगा, मैक्सिको में भी चलेगा और भारत में भी चलेगा। यहाँ पे कॉल सेंटर स्थापित कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ये इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसको लागत कम, जहाँ सही लगे, जहाँ की स्थिति सुटेबल हो जिस चीज़ के लिए, वहीं पे स्टार्ट कर देती हैं। ये होता है वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, देखिए ये है हमारा कॉल सेंटर जो कि बेंगलोर में स्थापित है इसका। देखिए फ्रेंड्स, इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर अपना उत्पाद नहीं बेच बस नहीं रही है, बल्कि डियर फ्रेंड्स
देखिए, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व भर के स्तर पर कर रही है ना, बेच बस नहीं रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया कृत्रिम जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में डियर फ्रेंड्स, चीन का सस्ता विनिर्माण केंद्र होने के लाभ लिया है इसने, है ना, कि वहाँ पे विनिर्माण केंद्र क्या है, वहाँ का सस्ता है, इसलिए उन्होंने पुर्जे वहाँ से बनवाए हैं। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में डियर फ्रेंड्स जुड़वाए क्यों हैं? यूरोप में अमेरिका यूरोप के बाज़ारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है, इसलिए उसने जुड़वाए वहाँ पे हैं। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं, और यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक को देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत लगभग 50 से 60% बचत कर रही हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन की प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, इसको हम बहुराष्ट्रीय अंतर्देशीय उत्पादन भी इसी को कहते हैं। आया समझ में? अंतर्देशीय उत्पादन मतलब हम किसी भी देश में एक से दूसरे देश में, एक से अधिक देश में उत्पादन प्रक्रिया करना ही क्या है? अंतर्देशीय उत्पादन है। चलिए आगे देखते हैं। आओ इस पर विचार करें। यह दर्शाने के लिए डियर फ्रेंड्स, इस कथन की पूर्ति की वस्त्र उद्योग में उत्पादन की प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है, इसमें हमें बताना है, पूर्ति करना है। एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा था, ठीक है, परंतु उसमें देखा गया उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं थे। हम विनिर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्माण में डियर फ्रेंड्स, कंपनियां कोरिया से सूत ले सकती हैं, ठीक है, कोरिया से सूत ले सकती हैं, कहीं पे उसका निर्माण करवा सकती हैं, कहीं पे डियर फ्रेंड्स कॉल सेंटर खोल सकते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि बना कहाँ है, लेकिन वो डियर फ्रेंड्स लिखा क्या था? थाईलैंड पे, मेड इन थाईलैंड। तो डियर फ्रेंड्स, उसमें थाईलैंड से बना मतलब वहाँ की कंपनी रही होगी, ठीक है ना, और बना कहाँ होगा? अलग अलग जगह में उत्पादन करवाना। जैसे वहाँ अमेरिका की कंपनी थी, उसने चाइना से पुर्जे, तो वहाँ पे चाइना के पुर्जे में लग देते, चाइना के पुर्जे लगवाए, और भारत का कॉल सेंटर खोला, और मैक्सिको में डियर फ्रेंड्स को जुड़वाए। तो लिखेंगे कहाँ का? अमेरिका का लिखेंगे, लेकिन है ना, भले वहाँ पे नहीं बना है, तैयार वहाँ नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ ऐसा लिखा हुआ था। देखिए, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विश्व में जो उत्पादन होता है हम उसको कैसे एक दूसरे से देश से जोड़ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये काम करते हैं हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जुड़ाव का काम होता है। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां डियर फ्रेंड्स उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करती हैं जो बाजार नज़दीक हो, जहाँ कम लागत लगे, उन्हें कुशल अकुशल श्रम की व्यवस्था हो जाए, उपलब्ध हो, और डियर फ्रेंड्स जहां उत्पादन के अन्य कारक भी सुनिश्चित हों। साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां डियर फ्रेंड्स ध्यान रखती हैं कि वहां की जो सरकारी नीतियां हैं उन पर भी नज़र रखती हैं, उनके खिलाफ तो नहीं है, जो उनके हितों की देखभाल करती हों। आप बाद में इस अध्याय में भी देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि सरकारी नीतियाँ किस के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, कि कैसे कंपनियों को ध्यान में रखती हैं और कैसे इनकी सहायता भी उत्पन्न करती हैं सरकारी नीतियाँ, है ना, क्यों रखा जाता है सरकारी नीतियों को ध्यान में। तो फ्रेंड्स, ये सब परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए किसी भी देश में कारखाना स्थापित करती हैं। परिसंपत्तियां जैसे कि भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण भी खरीद में व्यय की गई मुद्रा को डियर फ्रेंड्स निवेश कहते हैं। निवेश कहते हैं जो निवेश लगाती हैं, परिसंपत्ति लगाती हैं एक देश से दूसरे देश में। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ की भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण खरीदने में जो व्यय की गई मुद्रा को डियर फ्रेंड्स निवेश कहते हैं। निवेश लगाना मतलब लागत लगाना, ठीक है ना, कोई कारखाना खोलने में, जैसे भवन में, उपकरण में और मशीनों में जो लागत लगती है उसको निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय कंपनी को विदेशी निवेश क्यों कहा जाता है जो वो खर्च करती है कारखाना खोलने में? क्योंकि वो अपने ही देश में तो खोलती नहीं है, अपने ही देश में कारखाना नहीं, मतलब वो नहीं करती है, वो निवेश जो लगाती है वो विदेशों में लगा देती है। हम देखते हैं कहीं विदेश की फैक्ट्री का कोई कारखाना खरीद लेगी डियर फ्रेंड्स, और अपने ब्रांड के तहत वो लोग बेचने का काम करते हैं, इसे विदेशी निवेश कहेंगे, या दूसरे देश में
तो वो बहुत सारे राष्ट्रों में कहीं भी वो कर देते हैं, इसलिए उसको विदेशी निवेश कहते हैं, विदेशों में लगाया गया निवेश। ठीक है, देखिए कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है डियर फ्रेंड्स, निवेश या लागत इस आशा से लगाई जाती है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी, कि हमसे जो हमने निवेश लगाया है, लागत लगाई है, उससे हमें डबल फायदा होगा, लाभ मिलेगा, इसीलिए लगाया जाता है। कभी कभी ये कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि उत्पादन की प्रक्रिया वो जहाँ पे लागत कम लगे, जहाँ पे निवेश कम हो डियर फ्रेंड्स, उनका कम से कम निवेश और अत्यधिक लाभ प्राप्त हो, वहाँ पे उत्पादन करवा लेती हैं और वहाँ पे खोलते हैं कारखाने लोग। तो कभी कभी ये डियर फ्रेंड्स ये नहीं है कि ये इतना बस करते हैं, कभी कभी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ भी संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, कि मतलब साथ में मिलकर के उत्पादन करने लगती हैं। चलिए हम भी लगाते हैं, हमारा नाम लेकर के आप बेच सकते हैं सामान को, या फिर डियर फ्रेंड्स हम पैसा दे देते हैं और अपन साथ में मिल जाते हैं, है ना, नियंत्रण संभालने लगती हैं, साथ में अपन पार्टनरशिप में भी काम करने लगती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। संयुक्त उत्पादन के स्थानीय, वहाँ के स्थानीय, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाना और वहाँ पे पैसे दे करके और अपना पार्टनरशिप खरीद लेना। तो देखिए संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ हो जाता है। कैसे? उस कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं। अब और ज़्यादा निवेश लगा, जैसे हमने पैसा दिया, अब इसमें और बढ़ा लीजिए आप इस कंपनी को, इस कारखाने को, है ना। तो अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए मशीनें खरीदवा दिया, है ना, कि अब और ज़्यादा बढ़ेगा और हम पार्टनरशिप में हो गए। जैसे ही तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए, और दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ में ला सकती हैं, कि डियर फ्रेंड्स जैसे हम अब इससे उत्पादन नहीं कीजिए, आप इसका उपयोग कीजिए, और ज़्यादा उत्पादन होगा और ज़्यादा सही रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स नई प्रौद्योगिकी ला सकती हैं और उसमें पार्टनरशिप बन सकती हैं, तो इनको और ज़्यादा लाभ हो जाता है, पूरा निवेश भी नहीं करना पड़ा और डियर फ्रेंड्स इनको फ़ायदा भी आधा आधा मिलने लगा। देखिए यहाँ पे इमेज बनी हुई है, बेहतर माहौल, अधिक मजदूरी ये लोग ले रहे हैं, इनको सही है, माहौल अच्छा है, अच्छी मजदूरी ले रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला क्या कर देगा, अब हम ये क्या करना चाहता है, हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर यह अत्यधिक खर्चीला हो गया है। तो ये इस टाइप से इनको मुनाफा जहाँ दिखता है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं। व्यवसायियों के लिए तो बहुत फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि वो लोग एक देश से दूसरे देश में उत्पादन भी कर सकती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और साथ में संयुक्त रूप से भी काम करती हैं। और डियर फ्रेंड ज़्यादातर लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं कि स्थानीय कंपनियों को डियर फ्रेंड सीधे खरीद रही हैं। देखिए यही लिखा है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना हो गया है, और उसके बाद उत्पादन का जैसे ही खरीद लिया उसमें उत्पादन किया और प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर देती हैं। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर लेती हैं। वो डियर फ्रेंड्स स्थानीय कारखाने को सीधे खरीद लिया और फिर उनके जो अपार संपदा है उनके पास, वो खरीद के डियर फ्रेंड्स उसका प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और डियर फ्रेंड्स बेचना, जैसे अपने नाम से बेचना शुरू किया, अपना ब्रांड दे दिया। जैसे उदाहरण के लिए एक डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि कारगिल फ्रूट्स ने, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फ्रूट्स की थी, उसने परक फ्रूट जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। अब परक फ्रूट ने भी डियर फ्रेंड्स भारत में विभिन्न भागों में अपना विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो परक फ्रूट के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल फ्रूट का सीधे नियंत्रण हो जाता है। अब पूरी कमाई किसके पास जाएगी? उसी के पास जाएगी, है ना। और उसका अब कारगिल डियर फ्रेंड्स, कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई है। तो डियर फ्रेंड्स इसने क्या किया, कंपनी को खरीद लिया। अब डियर फ्रेंड कंपनी को खरीदा तो उसका पूरा नियंत्रण उसके हाथ में आ गया, पूरा पैसा उसके हाथ में जाएगा, है ना, जितना भी, क्योंकि वो देख रही थी कि इसका उत्पादन सही है, इसका बिच सही रही है, इसका सेलिंग सही हो रही है, सब कुछ सही है। और तो डियर फ्रेंड्स इसके रिस्क की तो बात ही नहीं आती है कि हमको घाटा लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये चल ही रही है और बढ़ाना है, या घटेगी तो है नहीं,
है ना। तो ये सब इसका मेन आजकल यह ज़्यादा हो रहा है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। यदि देखा जाए डियर फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के डियर फ्रेंड्स उस एक देश की एक छोटे छोटे विकासशील देशों की पूरी आय के बराबर है। इतनी ज़्यादा मतलब सक्सेस हैं वो लोग। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति का प्रभाव पर विचार करें। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर लगाती हैं। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, वस्त्र का ऑर्डर मिल जाता है। जैसे यहाँ की छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, उन पर डियर फ्रेंड्स बड़ी कंपनी क्या कर देती है, ऑर्डर लगा देती है कि इतने इतने वस्त्र बनाओ और हम खरीदेंगे आपका। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहाँ विश्व भर में बड़ी संख्या में लोगों की मांग होती है। देखिए, छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, मतलब उन पर ऑर्डर लगा देती है कि आप ये उत्पादन कीजिए और हम इसको खरीदेंगे। तो छोटे उत्पादक लोग उसको उत्पादन करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है उनके द्वारा, फिर उन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी कंपनियों को कारखानों को ऑर्डर लगा दिया कि आप इसका उत्पादन कीजिए, और फिर उन्होंने उत्पादन किया तो उसको खरीद लिया, और फिर क्या किया, उसी जो उसने खरीदा है उस कंपनी का था जो कि अपने ब्रांड लगा करके ज़्यादा बेचना शुरू करती है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो ब्रांड था तो सबको ही समझता है नहीं ये तो वहाँ का बना है और ये तो बहुत अच्छा है, और उसको क्योंकि उसका तो प्रचार प्रसार हो चुका है बहुराष्ट्रीय कंपनी का, छोटे उत्पादकों का नहीं हुआ है ना। तो अपने ब्रांड से बेचती है तो उनकी लागत कम हो जाती है। जब वो बनवाएगी तो उसके लागत श्रम ज़्यादा लगता है, तो छोटे छोटे उत्पादकों को उनका काम चल ही रहा है, इनका भी सही हो गया है ना, इनका निर्यात हो गया। तो इस प्रकार करती है, अपने ब्रांड से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों के दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये लोग गुणवत्ता कैसी बननी है, कैसे इनमें नियम होने चाहिए, कितना मूल्य होना चाहिए, इन सब की डियर फ्रेंड्स ये निर्धारण यही कंपनी लोग, एक बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, है ना। तो इनमें अपूर्व क्षमता होती है कि कैसा होना चाहिए। इसके कारण डियर फ्रेंड्स इनका पहले से बिकता है और फिर इसके नाम से इनका भी ये लोग सामान लेकर के बेचते हैं। तो क्या हुआ, इनको सस्ता सामान मिल गया, और डियर फ्रेंड्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ता सामान मिल गया और इन्होंने अपने ब्रांड का नाम लगाकर बेचा। तो डियर फ्रेंड्स वो तो महंगा आता है, हम देखते हैं ना ब्रांडेड सामान कितना महंगा आता है ना। तो ये काम करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों का स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके तथा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दूर होते हुए भी हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां साझेदारी के द्वारा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा उत्पादन को जैसे ऑर्डर लगा देना और संयुक्त कंपनी खोलना, तो पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं और डियर फ्रेंड्स दूरस्थ उत्पादन पर अपना प्रभाव भी जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इतने दूर दूर बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही हैं, दूर दूर स्थानों पर फैला जो उत्पादन है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो रही हैं। माना कि कहीं की कंपनी डियर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे व्यापार करना शुरू करती है, मतलब व्यापार नहीं उत्पादन करवाती है डियर फ्रेंड्स, तो क्या है वो उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, संबंधित बन रहे हैं, है ना। आओ इस पर विचार करें। एक अमेरिकी कंपनी डियर फ्रेंड्स फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र स्थापित किया। यह संयंत्र भारत में जीपों और ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा सहयोग से स्थापित किया गया संयुक्त रूप से। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि अब देखें तो कितने 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में से अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा
आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? हाँ, उसने संयुक्त रूप से काम किया है ना। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, यहाँ की तो थी नहीं, और आकर के यहाँ पे महिंद्रा कंपनी से मिल गई है ना संयुक्त रूप से। विदेशी निवेश किया क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, विदेशी निवेश वह होता है जो विदेश में लागत या पैसा लगाया जाता है। किसके लिए? कारखाने स्थापित करने के लिए, जैसे परिसंपत्तियों के लिए, मशीनों के लिए, है ना, उसका प्रसार करने के लिए। फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया? तो 1700 रुपये का, 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था फोर्ड मोटर्स ने। आगे आप पढ़ लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है जो ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो डियर फ्रेंड्स, विदेशी बाजारों के तहत कैसे बाजारों का एकीकरण हुआ, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों का आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो हमारा व्यापार ही है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यदि व्यापार नहीं होगा तो हमें क्या मतलब, तुम अपने देश में रहो और हम अपने देश में हैं, खुश हैं। देखिए, इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया के पूर्व और पश्चिम के बाजारों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा पहले से ही डियर फ्रेंड्स, व्यापारिक माध्यम से हम देखते हैं हम जुड़ते रहे हैं एक देश से दूसरे देश में। यदि आपको याद होगा डियर फ्रेंड्स कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी, और आखिरकार विदेशी व्यापार की बुनियादी कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि विदेशी व्यापार ही है डियर फ्रेंड्स जो कि सभी देशों को एक दूसरे को एकीकरण का काम कर रहा है। देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान करता है। हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार के माध्यम से ही हम घर के अंदर मतलब देश के अंदर वाले उत्पादकों को जो उत्पादन करते हैं उनको डियर फ्रेंड्स दूसरे देश में जाने के लिए अवसर प्रदान करता है ये हमारा विदेशी व्यापार। उसके माध्यम से ही हम देखते हैं हम जा पाते हैं, वरना हमको क्या करना। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं इस व्यापार के माध्यम से। इसी प्रकार दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं को हम आयात से खरीदारों को समक्ष उन वस्तुओं को घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार भी होता है इस विदेशी व्यापार के कारण। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये रही हमारी टॉयज कंपनी, खिलौने वाली कंपनी। अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि हम बहुत ज़्यादा दूसरे देश का भी चीज़ें खरीद पाते हैं। अब हम भारत के बाज़ार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेशी व्यापार के प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे। देखिए, पढ़ते हैं भारत में चीन के खिलौने। तो देखिए, चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है जहां खिलौने अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं। उनको ऐसा पता चलता है कि वहां पे खिलौने अत्यधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, भारत के खिलौने निर्यात करना आरंभ कर देते हैं। और अब भारत में चीन खरीदारों के पास डियर फ्रेंड्स भारत और चीनी खिलौने के बीच चयन का विकल्प आ जाता है। सस्ते दाम पर नवीन डिजाइन के कारण चीनी खिलौने डियर फ्रेंड्स भारतीय बाज़ारों में अत्यधिक लोकप्रिय रहते हैं। सभी लोग ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे गुणवत्ता नहीं देखी जाती, डिज़ाइन देखी जाती है, जल्दी से बना देते हैं वो लोग, और यहाँ पे गुणवत्ता युक्त होते हैं जो चीज़ होती है। तो डियर फ्रेंड्स, उनको वो सस्ते में बेचते हैं क्योंकि गुणवत्ता का तो प्रयोग किया ही नहीं है उन्होंने, क्वालिटी ना हो, है ना। लेकिन डियर फ्रेंड्स, देखने में अच्छे हों, तुरंत हों, बाद में भले तुरंत टूट जाएँ थोड़ी देर बाद। तो ये होता है, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स सस्ते मिल रहे थे तो लोगों ने उसको पसंद करना स्टार्ट कर दिया और लोकप्रिय हो गए वो चाइनीज खिलौने, क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं। भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय रहे चीन के खिलौने। एक वर्ष में ही डियर फ्रेंड्स खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया। अब भारत के बाज़ार में खिलौनों की तुलना में सस्ते हैं, भारत के बाज़ार से भारतीय खिलौनों की तुलना में वहाँ के खिलौने क्या थे, सस्ते थे। यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए और भारतीय चीनी खिलौनों की स्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष अब कम कीमत के खिलौनों की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। तो डियर फ्रेंड, जो भारत के व्यापार करने वाले छोटे वाले थे तो उन्होंने क्या किया, भारत की उनकी अपेक्षा चाइना
खिलौनों को ज़्यादा महत्व दिया, उनको खरीदना उनके सामने विकल्प हो गया कि हम उनको भारत के ना खरीद के हम वहाँ के खरीदेंगे, है ना। इससे चीन के खिलौने के निर्माता को अपना व्यवसाय फैलाने का अवसर भी प्राप्त हो गया और हम लोगों को यह विकल्प भी मिल गया कि हम यहाँ के सामान ना खरीद के वहाँ के खरीदेंगे। इसके विपरीत भारतीय खिलौनों के निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिक रहे थे अब। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं कि हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं यहाँ से वहाँ से, है ना। और दो बाजारों में एक ही वस्तु के मूल्य का एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर के भी डियर फ्रेंड्स वो लोग प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वो लोग अच्छी क्वालिटी बनाएंगे जिससे कि उनका अच्छे से विक्रय हो, है ना, और वो सस्ता दाम पे। अब ठगने की तो बात नहीं आती। जब डियर फ्रेंड्स प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि हम आपसे सस्ता बेच देंगे तो हमारी चीज़ ज़्यादा बेचेगी, तो डियर फ्रेंड्स कोई महंगा नहीं बेचेगा, लूटेगा नहीं कोई ग्राहकों को, है ना। तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, आप परेशान कर रहे हैं, हम दूसरों से ले लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब एक दूसरे से वो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने और एकीकरण करने में सहायक है। तो हम देखते हैं एक देश दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा भी होती है, उत्पादन भी होता है, तो एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ होता है ना। इसी के कारण, किसके कारण? व्यापार के कारण इनका एकीकरण बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आओ इन पर विचार करें। तो क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना, जहाँ ना आए समझ में तो आप बता सकते हैं। जैसे लिखा है पहला, अतीत में देशों में जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब यह अलग कैसे है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले क्या था, जो व्यापार किया जाता था ओनली, ठीक है ना। लेकिन अब हम देखते हैं उत्पादन भी कर सकते हैं अपन एक देश से दूसरे देश में, स्पर्धा कर सकते हैं, है ना, निर्यात आयात कर सकते थे पहले। अब बहुत सारे विकल्प सामने आ गए हैं। अब विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो डियर फ्रेंड्स, विदेशी व्यापार हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, ले जाते हैं बनी बनाई चीज़ें, हम अपने देश से बनी चीज़ें दूसरे देश में ले जाते हैं, तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। लेकिन विदेशी निवेश, हम डियर फ्रेंड्स हम यहाँ हैं, भारत के हैं और हमारी कंपनी भारत में है, लेकिन हम डियर फ्रेंड्स दूसरे देश की कंपनी को में जाकर के पैसा खर्च कर रहे हैं या दूसरे देश में जाकर के पैसा कारखाना स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे जो निवेश लागत लगा रहे हैं उसको विदेशी निवेश कहेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, आप इसको बड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने में टाइम लगेगा, और जहाँ आपको ना बने तो कमेंट बॉक्स बना हुआ है, हम उसमें आंसर देने को हमेशा तत्पर हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में तो हम पहले ही आंसर दे चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं, इसके बारे में पढ़े लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो विगत 2-3 दशकों से हम देखें फ्रेंड्स, तो अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उस स्थान की तलाश कर रही हैं जो कि उसके उत्पादन के लिए सस्ते हों, जिससे डियर फ्रेंड्स लागत कम लगानी पड़े और लाभ ज़्यादा हो। तो इन देशों में किस लिए तलाश कर रही हैं, जिससे इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है ना। क्योंकि हम देखते हैं आजकल की बहुत ज़्यादा विदेशी व्यापार लोग ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश में अच्छी तरह से व्यापार कर रहे हैं। अभी विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। हम देखते हैं ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में अपने कारखाने खोले हुए हैं, और या फिर संयुक्त रूप से या फिर उनके कारखाने खरीद लेना उस विकासशील देशों का, तो उनका सीधे नियंत्रण अपने और स्वामित्व अपने हाथों में ले रही हैं। जैसे भारत में डियर फ्रेंड्स देखें तो फोर्ड मोटर्स कार संयंत्र, यह केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि डियर फ्रेंड्स वह अन्य विकासशील देशों में भी कारें विश्व भर के में कारखानों के लिए कार पुर्जे का भी निर्यात किया जाता है, कारों का पुर्जों का निर्यात किया जाता है जो कि भारत में स्थापित है। तो अन्य देशों में ये भी क्या हुआ, विदेशी व्यापार हुआ। इसी प्रकार अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहे हैं भाई साहब कि वैश्वीकरण में मज़ा ही मज़ा है। ये गुडॉल क्या बोल रही है, ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए देखेंगे कैसी कीमत चुकाने की बात कर रही हैं ये।
तो फ्रेंड्स, कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़ेगी? हम देखते हैं कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है, कभी घाटा कभी बढ़ा। हो सकता है सामने वाला हमसे भी ऊंचा निकले डियर फ्रेंड्स। हमने अपने कारखाने स्थापित किए और सामने वाले ने डियर फ्रेंड्स और ज़्यादा माइंड लगाया और जहां लागत कम लगी थी वहां पे अपना कारखाना खोल दिया और लास्ट में सस्ता सामान बेचने लगा, तो हमें तो नुकसान होना ही है, क्योंकि हमारी लागत लगी है तो हम तो उतने में ही बेचेंगे और उसकी लागत कम लगी है वो तो मुनाफा ज़्यादा कमाएगा, है ना, और उसका सामान भी बिकेगा। तो देखिए, अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं विभिन्न देश बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। हम देख रहे हैं लोग अत्यधिक विदेशों में निवेश कर रहे हैं, वहाँ पे कारखाने खोल रहे हैं या फिर संयुक्त रूप से खोल रहे हैं और एक देश दूसरे देश से बाजार कर रहा है, एकीकरण में जुड़ रहे हैं। इसी के कारण, इसी व्यापार के कारण इनमें उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही डियर फ्रेंड्स वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देश, अलग अलग देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण ही वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का जो कोई माध्यम बना हुआ है हमारा व्यापार, ठीक है ना। तो अलग अलग देशों का संबंध और एकीकरण की तीव्र प्रक्रिया को वैश्वीकरण करना कहते हैं। वैश्वीकरण देखिए, विश्व और करण इकट्ठा होना, विश्व एकीकरण, वैश्वीकरण में देखिए निकल के आता है विश्व का एकीकृत होना, है ना, विश्व वैश्वीकरण है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में डियर फ्रेंड्स, विश्व में अधिकांश भाग एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क आए हैं। पहले की तुलना में अब देखें डियर फ्रेंड्स, तो पहले की अपेक्षाकृत अभी ज़्यादातर एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एकीकरण बढ़ रहा है। वस्तुओं और सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न द्वीपों में आपस में जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। यह माध्यम विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन करवाता है। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में भी आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच आवागमन की अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। कहीं कहीं प्रतिस्पर्धा, कहीं कुछ के कारण डियर फ्रेंड्स अत्यधिक वृद्धि, प्रतिबंध लग गया, और जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो अभी नहीं हो पा रहा है ना, या मन मोटाव आना या फिर कुछ भी हो जाना। वरना डियर फ्रेंड्स, से जोड़ने का काम कौन करता है? वैश्वीकरण, व्यापार हमारा। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या वैश्वीकरण आपको समझ में आया? तो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को, तीव्र प्रक्रिया को, एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण डियर फ्रेंड्स वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है और सभी देश एकजुट होते जा रहे हैं? इसका कारण, इसके कौन कौन से कारक हैं? जैसे डियर फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी में अत्यधिक विस्तार होना, आवागमन के साधन विकसित होना, जिसके कारण हम देखते हैं कि वैश्वीकरण आसान हो गया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, और भी कारक हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का वह मुख्य कारक है डियर फ्रेंड, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर दिया है। प्रौद्योगिकी, जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति की है डियर फ्रेंड्स। अभी 50 वर्षों से देखें तो हम ज़्यादातर बार टाइप की आ गई हमारी प्रौद्योगिकी में, वाहनों में। इससे डियर फ्रेंड्स क्या होता है? लंबी दूरियां तक वस्तुओं को तीव्रतर आपूर्ति कम लागत में संभव हो पाती है। ज़्यादा वाहन होने के कारण हम देखते हैं बहुत दूर दूर की वस्तुएं डियर फ्रेंड्स हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक और कम लागत में लेके आ जाते हैं। एक बात के कारण हुआ है। तो चलिए देखते हैं वस्तु में परिवहन के लिए कंटेनर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर बना हुआ है, वस्तुओं को एक कंटेनर में रखा गया है, जिसे इन्हें जहाज और रेल लाइनों और वायुयानों, ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। तो कंटेनर पर रखा जाता है जिसे आसानी से डियर फ्रेंड्स लादा, जैसे यहाँ पर जहाज के द्वारा आसानी से लद के चली जाएंगी, वायुयान पे हो या फिर कभी कभी रेल के द्वारा, जहाँ पे रेल होती है। कंटेनर में ढुलाई लागत में भारी मात्रा में डियर फ्रेंड्स बचत हो जाती है। माल को बाजार तक पहुंचाने की गति में तीव्र वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में भी गिरावट आई है। देखिए परिणामतः
वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन भी संभव हो पाया है। तो डियर फ्रेंड्स, एक कंटेनर आपने समझ लिया, ज़्यादातर वस्तु इसी में रखी जाती हैं, जिससे डियर फ्रेंड्स आसानी से उनको लादा जा सके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो वैश्वीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। वैश्वीकरण में संभव बनाने वाले कौन से कारक, तो अभी हमने देखा प्रौद्योगिकी के बारे में, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद भी सूचना प्रौद्योगिकी भी, अभी तो हमने ओनली आवागमन वाली प्रौद्योगिकी को देखा। सूचना भी डियर फ्रेंड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वैश्वीकरण और एकीकरण करने के लिए। देखिए, इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। बहुत ज़्यादा इंटरनेट, कंप्यूटर सबका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। दूरसंचार जैसे हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन आदि का हो रहा है। देखिए, फैक्स विश्व में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में डियर फ्रेंड जाकर के सूचना नहीं दी जाती आजकल, है ना। हम देखते हैं कि 2 मिनट में एक खबर कहीं से कहाँ पहुंच जाती है, हमको अंदाज़ा भी नहीं होता है एक देश से दूसरे देश पे, है ना। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ क्षति हो रही है, कहाँ पे डियर फ्रेंड से उत्पादन लागत ज़्यादा रहेगी, कहाँ कम रहेगी, ये सब इसके बारे में दूरसंचार के माध्यम से ही हमें आसानी से एक जगह बैठे बैठे हम सब कुछ पता लगा लेते हैं। देखिए, कहाँ का मौसम कैसा है, कहाँ पे बारिश हो सकती है, तो पता चले हम वहाँ पे अपनी जो उत्पादित चीज़ें हैं उनको, नुकसान वाली चीज़ें हैं उनको हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए मौसम विभाग बनाए गए हैं। तो हम सब कुछ डियर फ्रेंड्स दूरसंचार के माध्यम से सब कुछ संभव हो पा रहा है। इसके बाद देखिए, ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। ये सभी सुविधाएं कि हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां डियर फ्रेंड जो भी कुछ भी जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी 2 मिनट में, और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात अपनी वॉइस मेल कर सकते हैं आसानी से। वरना डियर फ्रेंड जाने में कितना खर्चा होता, कितना टाइम वेस्टिंग होता और कितना घूमते रह जाते, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इसको संभव बनाने वाला कारक जो दूसरा हमने देखा, एक तो आवागमन और दूसरा देखा संचार प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स, देखे लेते हैं वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग उदाहरण के द्वारा। अभी तो हमने वैसे भी समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये इंडिया की डियर फ्रेंड्स, ये इंडिया में वहाँ की बात है, यहीं पास की दिल्ली की याद है। देखिए यहाँ पे लंदन के पाठकों के लिए एक प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइन और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय में भेज दिया गया। अब डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट के द्वारा 2 मिनट में भेज दिया गया, वरना लेने जाते तो कहाँ से होता, लंदन के समाचार पत्र था, है ना। छपाई दिल्ली में की जानी है और जिससे कि डियर फ्रेंड्स उसको इंटरनेट के द्वारा पाठ्य विषय भेज दिया गया। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन के कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। ये कहाँ से कर ली इसने निर्देश प्राप्त, आपने लंदन से, है ना। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिका वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान भी डियर फ्रेंड्स अब एक भी आदमी यहाँ से वहाँ नहीं गया और डियर फ्रेंड्स काम हो गया। अब जो भुगतान करना था वो भी डियर फ्रेंड्स ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। 2 मिनट भी नहीं लगे। हमें आने जाने में, हाथ से पैसा देने में कितना टाइम लगता, उसमें भी लगता, और फिर कैसे छपाई होती, कहाँ से क्या होता। तो डियर फ्रेंड्स, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा जो सहज और सरल बनाया है वो बनाया है दूरसंचार प्रौद्योगिकी ने। देखिए, यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है। मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। आप ये देख सकते हैं, तो इनकी अपन पढ़ नहीं सकते हैं, तो कहाँ की पुस्तक कहाँ पे आ गई है ना 2 मिनट में, और कहाँ से कैसे किया जाता है, दूरसंचार के माध्यम से सहज हो पाया है। सो फ्रेंड्स, जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही।
चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और सूरज की तरह चमकना है डियर फ्रेंड्स, तो सूरज की तरह जलना भी सीखिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए डियर फ्रेंड्स, मन लगे या ना लगे, आपको पढ़ना है सो पढ़ना है, और मन लगाना है, अपने मन को संतुलन बिठाना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और हर काम, कोई काम आसान नहीं होता है, और करो, अच्छे दिल से करो तो वही काम आसान लगता है। यदि हम प्यार और अच्छे से पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हमें पढ़ाई में भी बहुत मज़ा आने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो जो करना है वो दिल से करना है, मन से करना है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।